62 साल का एक लंबा सफर, एक देश की आजादी की कहानी। चलिए आज बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की और कोशिश करेंगे इस पूरे सफर को कुछ ही मिनटों में समेटने की। देखिए, ये कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों की नहीं है, ये एक राष्ट्र के जन्म की कहानी है। तो सवाल यही है, आखिर कैसे? मतलब इतनी भाषाएं, इतने धर्म, इतनी अलग अलग संस्कृतियां, इस विशाल देश ने 60 साल से भी ज्यादा एक होकर आजादी की लड़ाई लड़ी कैसे? आसान तो बिल्कुल नहीं था ये सफर, चुनौतियों से भरा था, पर हां, एकता की एक मिसाल भी था। अब देखिए, इतने लंबे और जटिल इतिहास को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसे टुकड़ों में बांटना। तो हमने भी इसे 4 खास चरणों में बांटा है। समझिए, ये हमारा रोड मैप है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं कहानी के पहले पड़ाव से, वो दौर जब भारत में एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन की, कह सकते हैं, नींव रखी जा रही थी। पर पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? इस आंदोलन की शुरुआत किसी बंदूक या तलवार से नहीं हुई। नहीं, इसकी शुरुआत हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से। और शुरू में तो इनका मकसद भी बड़ा सीधा साधा था, बस अर्जियां दो, बातचीत करो और सुधार ले आओ। लेकिन 1905 में आया एक फैसला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, बंगाल का विभाजन। बस इसी एक फैसले ने लोगों का शांतिपूर्ण तरीकों पर से भरोसा तोड़ दिया और पूरे देश में विरोध की एक ऐसी लहर उठी जिसने सबको चौंका दिया। तो इस एक घटना का असर क्या हुआ? चलिए देखते हैं कि कैसे इसने आंदोलन के अंदर ही एक गहरी खाई खोद दी और पूरी की पूरी रणनीति ही बदल कर रख दी। तो नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस 2 हिस्सों में बंट गई। एक तरफ थे उदारवादी या मॉडरेट्स। ये वो लोग थे जो अब भी मानते थे कि ब्रिटिश न्याय व्यवस्था पर भरोसा किया जा सकता है, बातचीत से हल निकल आएगा। और दूसरी तरफ थे गरम दल यानी एक्सट्रीमिस्ट। इनका साफ मानना था कि भाई आज़ादी आत्मनिर्भरता और सीधे आंदोलन से ही मिलेगी, बातचीत से नहीं। और ये दौर ना काफी उथल पुथल वाला था। इसी बीच 2 और बड़ी चीजें हुई। एक तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी और दूसरा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए। और सच कहूं तो इन दोनों ने ही आने वाले सालों की भारतीय राजनीति की पूरी दिशा तय कर दी। और फिर कहानी में एक बिल्कुल नया मोड़ आता है। सीन में एंट्री होती है एक ऐसे लीडर की जो इस आजादी की लड़ाई को कुछ गिने चुने लोगों के दायरे से निकालकर पूरे देश का एक जन आंदोलन बना देने वाले थे। और इस नए दौर की चिंगारी भड़की रॉलेट एक्ट से। सोचिए, एक ऐसा काला कानून जो अंग्रेजों को ये ताकत देता था कि वो किसी को भी बिना किसी मुकदमे के सीधा जेल में डाल सकते हैं। जाहिर है, इस कानून ने पूरे भारत में गुस्से की आग लगा दी। और फिर आया वो दिन, 13 अप्रैल 1919। एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड। इस एक दिन ने भारतीय इतिहास पर एक ऐसा जख्म दिया जो कभी नहीं भर सकता। ये सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था, नहीं, ये वो पल था, वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था जब लाखों भारतीयों का अंग्रेजी हुकूमत के न्याय से भरोसा हमेशा हमेशा के लिए उठ गया। अब ये बात शीशे की तरह साफ हो चुकी थी कि सहयोग का रास्ता अब बंद हो गया है। और ठीक इसी मोड़ पर महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार सामने आया, सत्याग्रह, यानी सत्य की शक्ति। ये सिर्फ एक फलसफा नहीं था, ये तो बिना हाथ उठाए, बिना हिंसा के आजादी हासिल करने का एक पूरा का पूरा तरीका था। और इस सोच का पहला बड़ा एक्शन देखने को मिला असहयोग आंदोलन में। लॉजिक बड़ा सिंपल था, विदेशी सामानों को जलाओ, सरकारी स्कूल, कॉलेज और अदालतों का बहिष्कार करो, मतलब हर वो काम करो जिससे अंग्रेजी शासन की नींव हिल जाए। 24 दिन, सोचकर देखिए, सिर्फ एक मुट्ठी नमक बनाने के लिए 24 दिनों का लंबा सफर। ये छोटा सा आंकड़ा ही दांडी मार्च के पीछे के जबरदस्त संकल्प और ताकत को दिखाता है। तो ये सिर्फ एक नमक मार्च नहीं था, असल में इसने पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत कर दी। और अब बात सुधारों की नहीं थी, अब मांग थी पूर्ण स्वराज की, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूरी आजादी। चलिए अब सफर के आखिरी और सबसे निर्णायक दौर में चलते हैं। ये वो दौर था जब सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ऐसी घटनाएं हो रही थीं जिन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। करो या मरो, डू और डाई। महात्मा गांधी के बस इन 3 शब्दों ने भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल बजा दिया। ये आजादी की लड़ाई का आखिरी और सबसे बड़ा बुलावा था।
अब कोई बीच का रास्ता नहीं था। ये आज़ादी का अंतिम जन आंदोलन था और इसने अंग्रेज़ों को एक बिल्कुल साफ सीधा संदेश दे दिया कि अब भारत छोड़ने का वक्त आ गया है। नो इफ्स, नो बट्स। और इसके बाद तो घटनाएं बहुत तेजी से घटी। एक तरफ दूसरे विश्व युद्ध ने ब्रिटिश साम्राज्य की कमर तोड़ दी थी, वो बहुत कमजोर हो गए थे। और फिर इसके बाद जो बातचीत का दौर शुरू हुआ उसने आज़ादी की रफ्तार को और भी तेज कर दिया। और आखिरकार वो दिन आया, 15 अगस्त 1947। 62 सालों का लंबा संघर्ष खत्म हुआ और एक नए आज़ाद भारत का जन्म हुआ। तो ये पूरी कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये कि एक राष्ट्र का जन्म आखिर किन विचारों और किन बलिदानों की नींव पर होता है। और ये एक ऐसा सवाल है जो शायद आज भी उतना ही जरूरी है